हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ा रहे थे विद्युत धारा नाम का चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता एवं आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा फोकस के साथ देखिएगा और जो भी कहा जाए लिखने के लिए अपने कॉपी में या कमेंट सेक्शन में फुल एक्टिव होकर के लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना लिख ले आपको याद होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे साथ साथ लिखते चलिएगा, आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सेल से, तो हम सेल की ही बात करते हैं। अगर हम बात करें सेल को तो क्या हो जाएगा, देखिए सेल का आपको बेसिकली आइडिया होनी चाहिए सेल बनाते कैसे हैं। ठीक है, जब हम किसी सेल को बनाते हैं तो सेल को बनाने के लिए एक बेसिक तरीका होता है और वो तरीका के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर बेसिक बात करें सेल को बनाने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक लेते हैं वैद्युत अपघट्ट। ठीक है, एक लेते हैं वैद्युत अपघट्ट। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये हो गया वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट का मतलब होता है जो आयन में टूट सके। जैसे एक एग्जांपल है H2SO4। ठीक है, ये एक क्या है, वैद्युत अपघट्ट है। जब इसको तोड़िएगा तो ये टूटता है H+ में और HSO4- में। ठीक है, ये टूटता है H+ में और SO4- में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें हम क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो वो छड़ डाल देते हैं, इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको नाम देते हैं निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को अपन एनोड को नाम से जानते हैं और माइनस टर्मिनल को अपन निगेटिव टर्मिनल को कैथोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक ट्रिक भी बताए होंगे। ठीक है, कटा हुआ भाग जिधर जाता है उधर कैथोड होता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव से निकल करके जो भी जाएगा वो कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब देखिए आगे सुनिए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया एनोड टर्मिनल और ये हो गया कैथोड टर्मिनल। ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गया सेल के आंतरिक भाग। ठीक है, अब देखिए आगे सुनिएगा। देखिए, ये बन करके सेल तैयार हो गया। ठीक है, ये एक सेल तैयार हो गया। इस प्रकार से सेल होता है। ठीक है, इसको नाम देते हैं पॉजिटिव, इसको नाम देते हैं निगेटिव। ठीक है, जब हम सेल बनाए तो हमारी उम्मीद ये थी कि हमने जो सेल बनाया है उसका जो वोल्टेज था वो 40 वोल्ट देगा। इसकी जो पूरा क्षमता है वो कितना का है, 40 वोल्ट का है। फिर से मतलब जो सेल बनाया है उसका जो क्षमता है वो 40 वोल्ट देने का है। ठीक है, और जब हम इसको परिपथ में जोड़ते हैं, देखिए जब हम इस प्रकार से इसको हम एक बल्ब को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब बनाइएगा इस प्रकार से। ठीक है, एक बल्ब से जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कुंजी लगा दीजिए। इस जो बैटरी का जो क्षमता है वो कितना है, 40 वोल्ट है। ठीक है, हमारी उम्मीद ये है कि ये कितने का है, 40 वोल्ट का है। ठीक है, और जब हम इसको जोड़ते हैं परिपथ से तो हमारा जो बल्ब तक पहुंचता है वो कितना पहुंचता है, 40 वोल्ट ना होकर के 35 वोल्ट ही पहुंचता है। ठीक है, इसको पहुंचना चाहिए कितना, 40 वोल्ट, लेकिन पहुंच कितना रहा है, 35 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट जा कहाँ रहा है। अब कहेगा कि किससे नापे हैं, तो हम यहाँ पर ही एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, एक ऐसी युक्ति जो वोल्टेज को मापता है। ठीक है, वोल्ट मीटर लगा देते हैं जिससे हमें इससे रीडिंग निकलता है 35 वोल्ट। ठीक है, हमें कितना चाहिए था, 40 वोल्ट, आ कितना रहा है, 35 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट किधर गायब हो रहा है। सवाल यहाँ पर आ रहा है कि 35 वोल्ट, आखिर 35 वोल्ट अगर यहाँ जा रहा है तो 5 वोल्ट जा कहाँ रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट जा कहाँ रहा है, अब समझिएगा कहाँ जा रहा है जिसके बारे में। देखिए, ये जो 5 वोल्ट का गपला था वो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ही देखिए, ये जो आंतरिक सेल में हो रहा है जिसके बारे में देखिए। अगर हम इसको परिपथ से जोड़ते हैं, अगर हम इसको यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए इस प्रकार से और यहाँ पर ही हो गया। ठीक है, यहाँ से धारा होता हुआ यहाँ पर ही जाएगा। ठीक है, इसमें भी जाएगा, फिर यहाँ से होता हुआ धारा यहाँ पर ही चलाएगा। ठीक है, वापस चलाएगा। क्लियर है। अब देखिए सुनिए आगे। देखिए, ये है बाह्य प्रतिरोध, इसको नाम देते हैं बाह्य प्रतिरोध। मतलब यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है और जहाँ जहाँ प्रतिरोध होगा वहाँ वोल्टेज भी होगा। ठीक है, जहाँ प्रतिरोध होगा वहाँ वोल्टेज भी होगा, क्योंकि V बराबर होता है I × R। जब हम ये जाने वाला जब हम ये जाने वाले धारा को R से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, विभव आता है। मतलब इसका कुछ ना कुछ विभव होगा, यही है 35 वोल्ट। ठीक है, कितना मिल रहा है, 35 वोल्ट।
ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ जहाँ और होगा वहाँ वोल्ट भी होगा, तो ये आ गया 35 वोल्ट। अब हमारा सवाल ये था कि 5 वोल्ट जहाँ कहाँ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने तो बैटरी की क्षमता कितनी बनाई थी 40 वोल्ट, जहाँ कितना रहा 35 वोल्ट, 5 वोल्ट किधर गायब हो रहा है, जो सुनिए देखिए यहाँ से करंट होता हुआ यहाँ पर ही जाएगा, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर भी रुकेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना पहुँच रहा है 35 वोल्ट। अब देखिए यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, ठीक है, जब तक यहाँ से इस टर्मिनल तक नहीं आएगा, जब तक परिपथ आपका पूरा नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो जो खपत होती है वो यही होता है 5 वोल्ट की, ठीक है, यही होता है 5 वोल्ट की, और कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न होती है जिससे वजह से ये 5 वोल्ट खत्म होता है, और इसी को नाम देते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इसी को क्या नाम देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। इसी को क्या नाम देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। ये जो 5 वोल्ट गायब हो रहा है इसकी वजह से गायब हो रहा है, आंतरिक प्रतिरोध की वजह से गायब हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये खपत हो रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? इस पूरे लॉजिक को फिर से समझाते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए हमने सेल बनाया, ठीक है, क्या क्या, वैद्युत अपघट को लिया। वैद्युत अपघट जैसे H2SO4 होता है, ये टूट गया आयनों में H+ और HSO4- में, ठीक है, बैटरी बन के तैयार हो गया 40 वोल्ट। हमारी अगर बैटरी बनाए हैं तो इसकी क्षमता मान लेते हैं 40 वोल्ट है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, तो हमने जो बैटरी बनाया है उसकी क्षमता मान लेते हैं 40 वोल्ट है, ठीक है, हमने इसको परिपथ से जोड़ा, और परिपथ से जोड़ने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पर ही 35 वोल्ट ही पहुँच रहा है, तो आखिर 5 वोल्ट की गपला कहाँ हो रही है फिर, ठीक है, फिर हमने देखा आंतरिक सेल में, सेल के अंदर जा करके, ठीक है, तो देखिए सेल के अंदर क्या घटना हो रही है भैया, देखिए यहाँ से प्लस से निकल करके करंट जा रहा है निगेटिव में, ठीक है, निगेटिव में जाने के बाद देखिए अंदर में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो जो खपत हो रहा है 5 वोल्ट वो यहीं पर ही होगा, मतलब कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो 5 वोल्ट जो खपत हो रहा है वो कहाँ पर ही खपत हो रहा है, अंदर में, और इसी को नाम देते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इसी को नाम देते हैं आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि ये केवल एक प्रतिरोध को नहीं झेल रहा है, ये सेल है जो केवल एक प्रतिरोध को नहीं झेल रहा है, 2 प्रतिरोध को झेल रहा है, ठीक है, एक तो बाह्य प्रतिरोध, इसको कहते हैं बाह्य प्रतिरोध, और एक आंतरिक प्रतिरोध को झेल रहा है, जिसकी वजह से ये 5 वोल्ट की कमी आ रही है, ठीक है, तो हम यही बात समझाना चाह रहे हैं कि ये प्रतिरोध सिर्फ ये जो सेल है जो बाह्य प्रतिरोध को नहीं झेल रहा, आंतरिक प्रतिरोध को भी झेल रहा है, जिसकी वजह से ये 5 वोल्ट की खपत हो रही है, ठीक है, क्लियर है, आंतरिक प्रतिरोध समझ में आ गया। देखिए हमने जो सेल बनाया वो कितने वोल्ट का बनाया, 40 वोल्ट की, मतलब इसकी क्षमता कितनी है 40 वोल्ट को। जब हम सेल को खुले परिपथ में छोड़ देते हैं, अर्थात कोई भी परिपथ से नहीं जोड़ते हैं, तो जो इसकी टर्मिनल, जो दोनों टर्मिनल के बीच जो अंतर होगा, जो दोनों टर्मिनल के बीच जो अंतर होगा, यहाँ पर ही और यहाँ पर ही के बीच जो अंतर होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, अभी हम बताएंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, मतलब जो पूरे, अगर ये देखिए जितना का है उतना ही का है, मतलब इसमें कोई भी परिपथ जुड़ा हुआ नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी इसमें करंट नहीं बह रहा है, ठीक है, तो ये जो सेल कहलाता है वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है, आगे सुनिए। अब देखिए ये तो सेल कितने का था 40 वोल्ट का, लेकिन परिपथ में जुड़ने के बाद जा कितना रहा है 35 वोल्ट, तो ये कहलाता है टर्मिनल वोल्टता। ये क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता। फिर से समझाते हैं, तीनों को समझाते हैं। देखिए आंतरिक प्रतिरोध क्या बताएं आपको, देखिए हमने एक सेल बनाया था जिसकी क्षमता था 40 वोल्ट, लेकिन जब हम इसको परिपथ से जोड़ें तो वो कितना आ रहा है 35 वोल्ट, तो 5 वोल्ट कहाँ जा रहा है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो सेल है वो केवल एक प्रतिरोध को नहीं झेल रहा है, ये 2 प्रतिरोध को झेल रहा है, एक तो बाह्य प्रतिरोध और एक आंतरिक प्रतिरोध को, तो जिसकी वजह से ये 5 वोल्ट की कमी आती है, और ये कमी क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ये किसकी वजह से आता है, आंतरिक प्रतिरोध की वजह से आता है, ठीक है, तो ये 5 वोल्ट की कमी जिसकी वजह से आता है वो कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध, क्लियर। आगे सुनिएगा, अब ये देखो हमने सेल बना दिया, इसकी वोल्टता कितनी है 40 वोल्ट की, इसकी क्षमता कितनी है 40 वोल्ट की, तो ये पूरे के पूरे क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, देखिए ये इसकी क्षमता थी 40 वोल्ट, लेकिन परिपथ से जोड़ने के बाद ये आ कितना रहा है 35 वोल्ट, तो ये जो आ रहा है 35 वोल्ट यही कहलाता है क्या, यही कहलाता है टर्मिनल वोल्टता। अब तीनों की परिभाषा लिखते हैं और समझते हैं, देखिए, ठीक है, तो एक थोड़ा सा है टॉपिक, सेल क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। एक ऐसा युक्ति
जो वैद्युत अपघट अर्थात रासायनिक ऊर्जा केमिकल ये है ना, वैद्युत अपघट क्या है, एक केमिकल है, तो इस केमिकल को मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसी को बोलते हैं सेल। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेल। और सेलों को समूह को बैटरी कहते हैं। मतलब ये जो एगो है वो क्या है, सेल है। देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है बाबू, ये हो जाता है सेल। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस टर्मिनल, ये हो जाएगा माइनस टर्मिनल। ठीक है, और हम इसी को ढेर सारे जोड़ देते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, ढेर सारे जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बैटरी। ये क्या बन जाता है, बैटरी। ठीक है, तो सेलों को समूह को बैटरी कहते हैं। और सेल क्या होता है, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये कहलाता है सेल। अब हम समझते हैं विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध, ये तीनों इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं विद्युत वाहक बल की परिभाषा। देखिए जब एक सेल को खुले परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल से कोई भी धारा प्राप्त नहीं की जाती है, ठीक है, तो प्रति एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है विद्युत वाहक बल। या तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि जब सेल काम में नहीं आ रहा है, मतलब खुले परिपथ में हो, तो दोनों टर्मिनल के बीच जो अंतर होता है विभवों का, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्लियर है, सवाल क्लियर है? ठीक है, तो विद्युत वाहक बल अगर पूछे क्या होता है तो आप बता दीजिएगा कि अगर सेल परिपथ में जुड़ा नहीं हो तो जो पूरे के पूरे जो वोल्टेज होता है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल होता है। ये होता है शॉर्टकट तरीका। ठीक है, जो पूरे उसकी क्षमता है उसी को बोलते हैं क्या, विद्युत वाहक बल। ठीक है, देखिए विद्युत वाहक बल को अगर परिभाषा के अनुसार हम वेरीफाई करना चाहें तो कैसे हो जाएगा। देखिए विद्युत वाहक बल को ई का बिगड़ा हुआ रूप से सूचित करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये है विद्युत वाहक बल। ये बराबर होता है, क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आवेश को, मतलब क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बटा आवेश। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है बालक, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये होता है विद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क, जो किया गया कार्य होता है परिपथ में, और ये हो गया है आवेश, मतलब चार्ज। ठीक है, अब देखिए टर्मिनल वोल्टता को देखते हैं। देखिए जब सेल बंद परिपथ में हो, अर्थात धारा प्राप्त की होती है, देखिए जो विद्युत वाहक बल होता है वो खुले परिपथ में होता है, जबकि टर्मिनल वोल्टेज में क्या होता है कि परिपथ में होता है। ठीक है, बंद होता है, तो अर्थात मतलब धारा इससे ली जाती हो, तब सेल के दोनों टर्मिनल अर्थात इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। परिभाषा फिर से पढ़ते हैं टर्मिनल वोल्टता की। जब सेल बंद परिपथ में हो अर्थात धारा प्राप्त की जाती हो, तो सेल के दोनों टर्मिनल या इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। ठीक है, इसी को हम सेम भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और सेम हो जाएगा W/Q, क्योंकि विभवांतर इतना ही तो आता है। ठीक है, तो V बराबर W/Q। देखिए विद्युत वाहक बल की अगर बात करें तो पहला ये कौन सी राशि है भैया, पहला ये कौन सी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि विभव एक अदिश राशि होता है। ठीक है, सेम विभव की तरह ही काम करता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें, ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में इसका जो विभवांतर या विभव का, ठीक है, सेम रूप है, तो मतलब इसका जो विमीय सूत्र होगा वो भी सेम होगा, और आप विभव का विमीय सूत्र कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लियर है सवाल? ठीक है, और इसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। इसका कार्य बटा आवेश क्या होता है, वोल्टेज होता है, मतलब वोल्ट। इसका जो ऐसे मात्रक हो जाएगा वो वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों को सेम ही होगा, जो इसका होगा जो इसका होगा। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं आंतरिक प्रतिरोध को। देखिए विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के वैद्युत अपघट्ट के द्वारा जो अंदर होता है, वैद्युत अपघट्ट में जो अंदर होता है, वैद्युत अपघट्ट के द्वारा उत्पन्न रुकावट को सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो आंतरिक जो रुकावट आता है उसी को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तीनों का परिभाषा क्लियर हो गया होगा, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आपको बताए हैं। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, ये हो गया हमारा बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध, और क्या हो गया, बाह्य प्रतिरोध। ठीक, अब देखिए यहां से ये नीचे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल हो जाएगा, ई का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है,
और यहाँ से ये हो जाएगा इंटरनल प्रतिरोध, ठीक है, और यहाँ से एक खुट्टी लगा देते हैं, फिर यहाँ से परिपथ पूरा हो गया, ठीक है। और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से करंट निकलेगा और यहाँ जाएगा आई, ठीक है, यहाँ से होते हुए ये वापस चलाएगा इसमें, ठीक है, वापस किस में चलाएगा, इसमें। अब समझिएगा आगे, देखिए ये तो हो गया आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध, ये क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध का अगर फार्मूला बनाना चाहे तो कैसे बनाएगा। ओम के नियम से क्या जानते हो, ओम्स लॉ के नियम से क्या जानते हो, जानते हो V बराबर आई आर, V बराबर आई इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से आई बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल आर, क्योंकि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए तो यहाँ से स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई, V बटे आई, क्योंकि आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। और जो प्रतिरोध का होता है वही इसका होता है। पहली बात, ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि प्रतिरोध भी कौन सी राशि थी, अदिश राशि थी, तो आंतरिक प्रतिरोध भी अदिशी राशि होगा, ठीक है। और बात करें इसका ऐसे मात्रक में क्या हो जाएगा, ओम ही हो जाएगा, इसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और बीमीय सूत्र आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर हम इसको लिखना चाहिए, विद्युत वाहक बल को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखिए विद्युत वाहक बल को अगर लिखना चाहें तो कैसे होगा, देखिए पहला तो बाह्य प्रतिरोध मतलब आई इंटू आर, पहले हम बाह्य प्रतिरोध के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो आई इंटू आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध आई इंटू आर प्लस प्लस आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध है आई इंटू स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर और क्या है बच्चा पार्टी, ये है आंतरिक प्रतिरोध, ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। पहले यहाँ तक कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में कौन क्या है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ई क्या है, ये है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। और ये क्या है, ये है बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। और आई क्या है, धारा है, आई क्या है, धारा है। और स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। अब देखिए यहाँ से अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखिएगा, यहाँ से अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखिएगा, आई तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, आई को आप कॉमन, या तो आप ऐसे लिखिए, देखिए आई बाह्य प्रतिरोध को कैसे लिखिएगा, V बराबर होता है आई इंटू आर, आई इंटू आर क्या होता है, V होता है, आई इंटू आर। देखिए ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, आई इंटू क्या आर क्या होता है, विभवांतर होता है, विभव होता है, तो आई इंटू आर क्या है, विभव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V प्लस ये हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। या तो आप ऐसे भी इसको पलट करके भी लिख सकते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल, ई का बीड़ा हुआ रूप, माइनस का आई इंटू आर, माइनस का आई इंटू आर, माइनस का आई इंटू आर। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए देखिए बाह्य प्रतिरोध के जस्ट बगल में कौन लगा हुआ है, मतलब जस्ट बाद कौन लगा हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध। देखिए एक के बाद एक लगा हुआ है, तो ये किस में है, श्रेणी क्रम में है, किस में है, श्रेणी क्रम में है, मतलब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो इस बात को भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, बाह्य प्रतिरोध लिख देते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम लिख दिए हैं कि बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लिया जाता है, किस में लिया जाता है, श्रेणी क्रम में लिया जाता है, ठीक है, क्लियर है, लिखना आ गया कैसे लिखते हैं आंतरिक प्रतिरोध। देखिए एक बार हम फिर से समझाते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। देखिए हम जो सेल बनाए हैं, ठीक है, ये जो सेल बनाए हैं ये कितने वोल्ट का था, ये वोल्ट का था 40 का, ठीक है। तो ये जो पूरे के पूरे 40 वोल्ट है, जब हम इसको परिपथ में नहीं जोड़ते हैं तो ये कहलाता है विद्युत वाहक बल। इस दोनों को टर्मिनल के बीच जो अंतर होगा, विभवों का जो अंतर होगा, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है,
ठीक है। जब हम इसको खुले परिपथ में छोड़ देते हैं, कोई भी हम धारा प्राप्त नहीं करते हैं, तो जो इसकी जो क्षमता होती है, दोनों टर्मिनल के बीच जो अंतर होता है विभव का, वो कहलाता है किसको? विद्युत वाहक बल। क्लियर? अब सुनिएगा आगे। ठीक है, अब देखिए, जब हम इसको परिपथ से जोड़ते हैं, जब हम इसको परिपथ से जोड़ते हैं तो यहां पर ही कितना पहुंचता है? 35 वोल्ट पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो 35 वोल्ट पहुंचता है ये कहलाता है टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, और जो 5 वोल्ट गायब हुआ है, ठीक है, जो 5 वोल्ट गायब हुआ है, वो 5 वोल्ट जो किसकी वजह से हुआ है? आंतरिक प्रतिरोध की वजह से गायब हुआ है, वो कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। मतलब 5 वोल्ट की खपत किसकी वजह से होता है? आंतरिक प्रतिरोध की वजह से होता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई सरकार नियम लागू किया, ठीक है, कि जनता को 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, जनता को 100 रुपया मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जनता को 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो जनता तक आते आते कितना रुपया आ जाता है? मान लीजिए 60 रुपया आ जाता है। ठीक है, 40 रुपया कहाँ गया? 40 रुपया गया भ्रष्टाचार के, ठीक है, भ्रष्टाचार के ऊपर। मतलब बीच में क्या हो गया? भ्रष्टाचार हो गया, जिसके वजह से लोग तक कितना पहुंच पाया? 60 रुपया पहुंच पाया। ठीक है, तो ये जो पूरे के पूरे 100 रुपया था, जब सरकार लागू किया था, ठीक है, कि 100 रुपये जनता को मिलेगा, ये कहलाता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कहलाता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, और जो लोग तक पहुंचा, मतलब कितना पहुंचा? 60 रुपया। ठीक है, जो 60 रुपया पहुंचा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टर्मिनल वोल्टता। ये क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, और जो बीच में 40 रुपया गायब हुआ भ्रष्टाचार की वजह से, ये क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध। ये क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध। तो ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। एक एक टॉपिक को हमने लॉजिक के साथ आपको बताया है कि किस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, कोई भी आपको रट्टाफिकेशन नहीं करवाया है। ठीक है, तो इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और ऐसे ही चैनल के ऊपर डेली क्लास होते रहेंगे, आप लोग अगर सपोर्ट करिएगा तब। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।